बी 70,000 रुपये लेके आया, बी ने 70,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ए ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा, आपके हिसाब से क्या तार्किक रूप ऐसा है कि उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा? आपके हिसाब से साल के आखिर में प्रॉफिट कैसे बांटा जाना चाहिए, आप मुझे समझाएं। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, भाई इसने 30,000 लगाया, इसने 70,000 लगाया, तो जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में बांट लो। ठीक है जी। मान लो ए जो था वो शैतान था, उसने पैसा लगा दिया शुरुआत में 30,000 रुपये, लेकिन एक महीने बाद कहने लगा कि भाई मेरे को 5,000 रुपये वापसी चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट में, मुझे कहीं काम आ गया। तो 5,000 वापसी ले लेगा तो उसके तो बिजनेस में 25,000 रुपये रह गए। अरे हाँ है ना। अब बताओ, आप जो कह रहे थे कि प्रॉफिट को हम जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट की उसी रेशियो में लगाएंगे, जबकि यहां तो उसने अगले महीने 5,000 वापसी निकाल ली, तो कैपिटल तो बदल गई, तो फिर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो लाभ बांटा जाएगा, वो हमेशा ही कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, यानी कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए आपने वो पूंजी लगाई है, इस पर डिपेंड करता है। कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा, ना कि केवल कैपिटल। हाँ है ना, केवल कैपिटल वो वाला नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई एक आदमी ने, ए ने, मान लीजिए दो आदमी हैं ए और बी, ए ने 50 रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने 40 रुपए लगाए, 2 महीने बाद ए ने और 10 रुपए लगा दिए, तो क्या हमारा प्रॉफिट का रेशियो 5-2 में होना चाहिए? नहीं सर, अगर वो कैपिटल और लेके आ गया तो इसका मतलब यह है कि जितनी जितनी कैपिटल लाएगा, जितने जितने समय के लिए लाएगा, उन सब का टोटल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल इसी बात पर है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, तो भैया जिसका जितना इन्वेस्टमेंट और जितने समय के लिए उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। तो पहले ही सवाल पे मैं सवाल ले रहा हूं टाइप 1 में, पहला सवाल आपके नजर पेश किया है, कहता रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ ₹40,000। अच्छा एक चीज और यहां बतानी है, क्या बिजनेस कितने टाइम के लिए स्टार्ट किया? अगर ये नहीं दे रखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि बिजनेस 12 महीने के लिए स्टार्ट किया, यानी प्रॉफिट का जो बंटवारा है वो 12 महीने के बाद होगा। अगर सवाल में नहीं दे रखा तो ये मान लिया जाएगा कि 12 महीने के बाद प्रॉफिट बांटा जाएगा। दिस इज रमेश एंड ही इन्वेस्ट ₹40,000। कहता है 6 महीने बाद केविन ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। 6 महीने बाद केविन आ गया, कितने रुपए लेके जी? 20,000 रुपए लेके। अब कह रहा है साल के आखिर में इनको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ केविन का हिस्सा कितना होगा और रमेश का हिस्सा कितना होगा? तो आप कहेंगे देखिए रमेश का जो पैसा है वो पूरे साल यूज हुआ है, नहीं 12 महीने यूज हुआ है, नहीं उसका 40,000 रुपए पूरे 12 महीने यूज हुआ है। जबकि केविन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, यानी केविन का जो पैसा आखिरी 6 महीने में ही इन्वेस्ट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रमेश ने जो पैसा लगाया है वो 4,000 गुना 40,000 गुना 12 रुपए लगाया, नहीं 12 चौक 48, 4,80,000 रुपए लगाया, जबकि केविन ने जो पैसा लगाया वो 1,20,000 रुपए लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 4 0 से 4 0 गया, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 4:1 में। तो कैसे रेशियो आया भाई, किसने कितना कैपिटल कितने टाइम, कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है जी साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो 4 और 1 5 यूनिट, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, क्योंकि साल के एंड में प्रॉफिट 10,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 2,000, तो 1 यूनिट 2,000 रुपए, और भैया 4 यूनिट जो होगा 4 दूनी 8,000। इसका मतलब मेरे बाबू सवाल में पूछ रहा केविन का हिस्सा क्या होगा, तो केविन का हिस्सा होगा भैया 2,000 रुपए। केविन का हिस्सा होगा मेरे बच्चे प्रॉफिट में कितना? 2,000, 5,000 रुपए निकालिए, मतलब मेरे भाई 3 महीने तक तो 16,000 है, फिर 5,000 निकालिए तो बचे कितने? 11,000। बहुत बढ़िया। Why invest 5,000 more after 3 months? ये लाइन यहीं तक है। Why invest rupees 5,000 more? कह रहा है कि 3 महीने बाद एक्स ने तो 5,000 निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 और लगा दिए, तो 3 महीने तक वाई के 12,000 है, 5,000 और जोड़ दिए तो इसने इसके हो गया 17,000। जबकि सवाल में कह रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स मोर, कहता है 3 महीने और बाद, आफ्टर 3 मंथ्स मोर, यानी इस कहानी के 3 और महीने बाद जेड भी बिजनेस में शामिल हो गया। तो जेड बिजनेस में जब शामिल हुआ तो वो शामिल हुआ भैया 21,000 रुपए लेके। अब आपको एक बात बताइए, 12 में से 3 महीने के बचे 9 महीने, 12 में 3 के 9 महीने, और ये तो आया ही 3, यानी इनके 3 और महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद आया, तो 12 में से 6 महीने गए तो बचे भी कितने? 6 महीने। कह रहा प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो, आओ जी करते हैं। 16 3 48 11 99, 1,47,000 जोड़ोगे, बहुत बढ़िया जी। 17 में 153, हाँ जी, और 12 36, 6 3 9, 5 3 8, 1 21 6 2 12 6 6। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है भाई 3 यूनिट काटा, 3 यूनिट काटा, 3 यूनिट काटा, बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है उसके 3 महीने बाद जेड 21,000 इन्वेस्ट करके उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि 26,400 रुपए के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना ज्यादा है। देखो जी, कटता है 3 से कट रहा है शायद, हाँ, तो 3 चौक 12 3 27 49, 3 6 18 3 3 9 63, और 3 चौक 12 3 2 अरे 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 में 63, 7 6 42। तो रिश्ता है मेरे बच्चे 7:9:6। टोटल प्रॉफिट कितना? 26,400। 7 और 9 16, 16 और 6 22। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,400 को, 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,400 को। तो बाबू 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? बटे 22 से भाग दोगे, 22 एकम 22, 50 4 22 दूनी 44, 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 1200 रुपए। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए होगी तो कह रहा है जेड का हिस्सा ज्ञात करो, तो 6 यूनिट क्या होगा? नहीं जेड का हिस्सा नहीं, तो कह रहा है कि वाई और जेड के हिस्से में डिफरेंस बताओ। तो भैया वाई और जेड के हिस्से में डिफरेंस है नोट 6 3 यूनिट का, और 1 यूनिट 1200 है तो 3 यूनिट कितना होगा? 1200 3600।
तो कहता है जी इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 3600 रुपये का आएगा। कितने का आएगा मेरे बच्चे? 3600 रुपये का। ये प्रॉफिट जो है वो हमेशा ही उनके कैपिटल को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया इसके बराबर होता है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो हो जाता है टाइम बटे में जाते हैं, प्रॉफिट अपॉन टाइम आ जाता है। बहुत बार मेरे पेरेंट्स टाइम का रेशियो निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल कर देते हैं। ये मेरे पेरेंट्स मेरा रेशियो होता है। तो प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल होती है प्रॉफिट अपॉन टाइम और टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। ये मेरे पेरेंट्स मोटा माटी 3 रेशियो रहते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसी पे सवाल बेस्ड पढ़ते हैं। कहता है ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस। कहता है एबीसी तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। ए बी और सी तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। ए इन्वेस्ट 33:1/3% ऑफ टोटल कैपिटल। कह रहा भैया जितनी भी टोटल कैपिटल थी उसका ए ने 1/3 भाग इन्वेस्ट किया। ए ने 1/3 पार्ट इन्वेस्ट किया। बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग। और कहता है बी ने बचे हुए का यानी 1/3 यहां लगा दिया, जो बच गया जो रिमेनिंग है उसका बी ने कितना लगाया भाई? 25% लगाया, यानी बी ने 1/4 हिस्सा इन्वेस्ट किया बचे हुए का। और बाकी जो भी पैसा बच गया अब इसमें से जो रेस्ट बच गया वो पैसा सी ने लगाया। मेरे प्यारे ऐसे केसेस में एक बेसिक फंडा है कि 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 12। मान लीजिए टोटल कैपिटल 12 यूनिट थी तो 12 का 1/3 कितना हुआ सर? तो 12 का 1/3 हुआ 4, तो इसका मतलब ए ने 4 रुपए लगाए तो बचे कितने भैया? 8। अब 8 का 1/4 कितना हुआ? 2, तो बी ने 2 रुपए लगाए होंगे तो टोटल बचा कितना? 8 में से 2 इसने लगाए तो बचे कितने मेरे प्यारे? 6। फिर से समझाता हूं, हमने क्या करना होता है ऐसे सवाल में 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 आया कर दिया जी। अब 12 का 1/3 पैसा ए ने इन्वेस्ट किया तो 12 का 1/3 हुआ 4, बिल्कुल बचा कितना? 8। अब 8 का 1/4 25% सवाल में कह रहा था कि बी ने इन्वेस्ट किया तो 8 का 25% 2 हुआ तो बचा कितना? 6, तो बाकी पैसा इन्वेस्ट किया सी ने। अब इसका रेशियो सिंपल कटता पिटता है, काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यानी इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है मेरे प्यारे, जो 2:1:3 में इन्वेस्ट किया। और सवाल में कह रहा है कि साल के एंड में इनको 2,19,000 का प्रॉफिट हुआ तो एक हिस्सा ज्ञात करिए। तो भाई इसका भी इसका 12 महीने रहा, इसका भी 12 महीने रहा, इसका भी 12 महीने रहा। अब मेरे बच्चों में एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, क्या कि अगर तीनों ही जगह पे टाइम का रेशियो सेम है यानी टाइम सारी जगह 12-12 महीने ही इन्वेस्ट हो रखा है, यहाँ पे भी 12 महीने इन्वेस्ट हुआ है, यहाँ पे 12 महीने, यहाँ पे 12 महीने, तो काटोगे तो टाइम का रेशियो आया 1:1:1। तो मेरे प्यारे ये आ गया आपके कैपिटल का रेशियो और ये आ गया टाइम का रेशियो। अब मेरे प्यारे प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो मेरे प्यारे जो कैपिटल को टाइम से करोगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम 3। तो आपने एक चीज ये नोटिस रख लेनी है क्या कि अगर टाइम प्रॉफिट का रेशियो 2 आदमी है, मान लो राम और श्याम, और अगर इनके कैपिटल का रेशियो 2:3 है ना मेरे बच्चे, और टाइम अगर दोनों ने इक्वल लगा रखा है तो इनके प्रॉफिट का रेशियो भी 2:3 ही रहेगा। और इसका उल्टा भी कि अगर टाइम इक्वल है तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही रेशियो कैपिटल का होगा, जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। बी श्योर अबाउट इट वेरी मच। ओके रिपोर्ट जी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, आपका कैपिटल का टाइम का आ गया। तो अब सवाल में कह रहा है भाई 2,19,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है तो 2 एक 3 3 और 3 6, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2,19,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 3 18, 3 6 36 6 5 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36,500। तो कह रहा है एक का हिस्सा ज्ञात करिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुना 36,500, 0 0 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 2 3 6 1 7। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भैया जी ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 73,000 रुपये। और सवाल में आपसे यही पूछा है भाई ए का प्रॉफिट में हिस्सा बताइए क्या होगा, तो आंसर होगा 73,000 रुपये। ने स्टार्ट किया है तो कहता है कि ए जो है वो 4 महीने के लिए पैसा लगाता है और क्लेम करता है 1/8 ऑफ टोटल प्रॉफिट। कहता है टोटल प्रॉफिट का ए जो है 1/8 भाग क्लेम करता है टोटल प्रॉफिट का। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल प्रॉफिट मैं यहां कुछ मान लेता हूं तो सवाल में कह रहा है कि इसका 1/8 पार्ट तो अकेला ए प्रॉफिट क्लेम कर ले रहा है कि भैया टोटल प्रॉफिट का 1/8 भाग तो मैं ही ले रहा हूं। बी 6 महीने के लिए निवेश करता है और कुल लाभ का 1/3 प्राप्त करता है। टोटल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा क्लेम करता है बी, तो बी 1/3 हिस्सा क्लेम करता है और बाकी बचे हुए प्रॉफिट को सी क्लेम करता होगा। तो देखो यार 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 24, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 24 है, तो 24 का 1/8 कितना हुआ 3 और 1/3 कितना हुआ 8। तो 3 प्रॉफिट ए ने ले लिया, बी ने 8, तो 3 और 8 11, तो 24 में से 11 प्रॉफिट ए और बी ने ले लिया तो बचा कितना 13। बिल्कुल सही है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो है, ए बी और सी के प्रॉफिट का जो रेशियो है मेरे लाला वो है 3:8:13, 3:8:13। बिल्कुल ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है पहली लाइन में कि ए ने पैसा 4 महीने के लिए लगाया, बी ने 6 महीने के लिए लगाया, जबकि सी ने 8 महीने के लिए लगाया। ए ने 4 महीने के लिए, बी ने 6 महीने के लिए और सी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया। काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और मेरे प्यारे बच्चों 2 चौक 8। ये है वो टाइम जिस टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट हुआ। आपने कहा ठीक है जी। अब मेरे लाला एक बात समझो और समझाओ कि आपके पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, अगर मैं कहूं कैपिटल का रेशियो फाइंड आउट करिए तो कैसे निकलेगा? तो सब कैपिटल का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट 3 है, टाइम 2 है, प्रॉफिट 8 है, टाइम 3 है, प्रॉफिट 13 है, टाइम 4 है। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो। एक बार जल्दी से देखिए और बताइए मेरी बात समझ में आई या नहीं आई समझ। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रेशियो सेटल करते हैं। कैसे भैया? 2 3 4 कैल्शियम 12, तो 12 से यहां गुना, 12 से यहां गुना, 12 से यहां। तो भैया देखो 2 6 12, 6 3 18, 3 चौक 12, 8 चौक 32,
और मेरे प्यारे बच्चों 4 3 12 13 3 39। इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए ने अगर 18 यूनिट कैपिटल लगाई है तो बी ने लगाई है मेरे बच्चे 32 यूनिट, तो सी ने लगाई है 39 यूनिट कैपिटल। यानी हमारे हिसाब से सी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है मेरे प्यारे बच्चों वो 39 यूनिट की है, जबकि सवाल में कह रहा है कि सी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो 1560 रुपए इन्वेस्ट किए, 1560 रुपए इन्वेस्ट किए। तो 39 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1560 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपए। तो सवाल में कह रहा है कि भाई बताओ ए और बी की पूंजी का सम कितना है, कैपिटल का सम कितना है, ए और बी की कैपिटल का सम कितना है। तो कैपिटल लगाएंगे तो 18 में 32 जोड़ा 50 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2000। यानी 2000 रुपए कुल मिला के इन्वेस्ट किया है मिलके इन लोगों ने, किन किन लोगों ने, ए और बी ने। और आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि भाई ए और बी ने कितना पैसा मिलकर इन्वेस्ट किया, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 2000 रुपए। ये सारी चीजें हैं, आपको प्रॉफिट का रेशियो देगा, कैपिटल का रेशियो देगा, टाइम का, तीन में से कोई दो रेशियो देके चौथा आपसे पूछ लेगा, मतलब दो देके तीसरा पूछेगा, जैसे इस सवाल में ये कहता है 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस। कहता है 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए बी और सी, तीनों बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो कर रहे हैं 8-7-5 में, 8:7:5। बहुत सुंदर जी। और इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो इन्वेस्ट करके ए ने 7 महीने के लिए, बी ने 8 महीने के लिए और सी ने 14 महीने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट की है। बहुत बढ़िया। तो बताओ इनकी कैपिटल का रेशियो क्या होगा, ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो कैसे करें, तो ये आया सर 8/7, ये आया सर 7/8 और ये आ गया साहब कितना 5/14। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 14 और 8 और 7 कैल्शियम लेंगे तो 14 चौको 56 आएगा। तो 56 से इधर भी मल्टीप्लाई, 56 से यहाँ पे भी और 56 से मेरे बच्चे यहाँ पे भी। देखिए 7 2 8 56 8 8 64 है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है। 8 7 56 7 7 49, 14 चौको 56 4 5 20। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा कैपिटल का वो हो जाएगा 64:49:20, 64:49:20। तो मेरे प्यारे बच्चों इज योर करेक्ट आंसर। पार्टनरशिप विद सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कह रहा भाई ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं बाबू। सवाल में ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ एंड कलेक्ट बैक हिज मनी। कहता है ए ने जो पैसा लगाया वो 8 ही महीने के लिए लगाया और अपना पैसा निकाल ले गया। ए एंड बी रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9 और कहता है ए और बी को जो प्रॉफिट मिला है वो 5:9 के अनुपात में मिला है। बहुत बढ़िया। कहता है साल के आखिर में इनको 5:9 में प्रॉफिट मिला। अगर बी ने 36,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो बताओ ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। देखो यार ए ने 8 महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया, तो बी ने तो नहीं निकाला, बी तो पूरे 12 महीने रहा। तो इनके टाइम का रेशियो होगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3। हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। हम चाहें तो इनकी कैपिटल का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे जी, प्रॉफिट अपॉन टाइम। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 5/2, 9/3, 3 से काटा 3। अब 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो कैपिटल का रेशियो आएगा 5:6। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल का रेशियो 5:6। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है बी ने 36,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000 को, 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू 6,000। तो कह रहा है ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो 5 यूनिट, तो 5 × 6,000 मेरे बच्चे आंसर आएगा 30,000। यानी ए ने जो कैपिटल लगाई है वो 30,000 की, तो बी ने लगाई होगी 36,000 की। तो पूछ रहा है ए ने कितने कैपिटल इन्वेस्ट की, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 30,000। थॉमस स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 2:3:4। कहता है केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। केशव, सुरजीत और थॉमस, कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ये है मेरे प्यारे बच्चों इनके कैपिटल का रेशियो, दैट इज 2:3:4। बहुत सुंदर। और कह रहा है इन्होंने जो पैसा लगाया है, जो टाइम इन्वेस्ट किया है इस पैसे के साथ, वो क्या 5:6:9, 5:6:9। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है 20% ऑफ द प्रॉफिट स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस। कहता है लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च हुआ। कहता है 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस एंड रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड्स अमंग देमसेल्फ। और कहता है बाकी प्रॉफिट को इनके हिस्सों में बांटा गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बाकी प्रॉफिट बांटोगे तो प्रॉफिट का हिस्सा क्या होगा, तो सर प्रॉफिट होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो 2 5 10, 3 6 18, 9 36, तो 2 5 10, 2 9 18, 2 18 36। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके प्रॉफिट का रेशियो। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर ये प्रॉफिट का रेशियो है तो इसका मतलब प्रॉफिट ए के में 5 बटा, तो एस में 9 बटा, तो वी में नाटी में 18 यूनिट बटा। सवाल में कह रहा है शेष लाभ को आपस में बांट दिया गया, यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों में अंतर इतना है। तो केशव और सुरजीत इन दोनों के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट। और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 7,264 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 4, 1816। तो 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1816। तो मैं कहूं कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर देखो टोटल प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसमें 5 इसको मिला, 9 इसको, 5 और 9 14, 14 और 28 32, यानी 32 यूनिट कुल मिलाकर प्रॉफिट बांटा गया और 1 यूनिट की वैल्यू 1816। तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं भैया इतना प्रॉफिट बांटा गया चार तीनों के बीच में, इतना प्रॉफिट मेरे बच्चे बांटा गया। आपने कहा ठीक है जी। अब लड़ाई को आगे ले चलते हैं भाई। कुल
भाई कुल मिला के सवाल ने ये कहा कि जो प्रॉफिट बांटा गया है वो टोटल प्रॉफिट का कितना हिस्सा है? सर वो है मात्र 80%। क्योंकि सवाल ने कहा कि भाई जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ है उसका 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट हुआ है तो इसका 20% मतलब 1 यूनिट प्रॉफिट तो किस में खर्च होगा? रेंट में और ऑफिस मेंटेनेंस में खर्च होगा। तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 4 यूनिट प्रॉफिट। तो 4 यूनिट प्रॉफिट जो है ना, 4 यूनिट जो प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों, वो बेसिकली बांट दिया जाएगा इन सब में, जबकि एक्चुअल में इन सब में जो बांटा गया है वो 4 यूनिट नहीं, वो है 32 गुना 1816। आपने कहा ठीक है, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? बटे भाग देते हैं, तो 32 गुना 1816 बटे 4। और टोटल प्रॉफिट कितना था? 5 यूनिट, तो गुना 5। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं। क्या इस सवाल ने कहा कि भाई 20% प्रॉफिट जो है वो रेंट में और मेंटेनेंस में खर्च होता है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में 1 मेंटेनेंस में, तो बचा कितना? 4। तो 4 यूनिट इसको बता रहा था, 1 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू कितनी है? अब इसे भाग देते हैं, कैलकुलेशन 4 से काटेंगे, 4 8 32। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहली चीज तो ये कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 को किसी भी इवन से, तो आखिरी डिजिट 0 आएगा, इसमें है नहीं तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी सी डी सब में 0 है तो वो मेरा आंसर हो सकता है। अब मुझे यहाँ डिजिटल सम लगा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कैसे? देखिए मन मन में लगाते हैं, तो 8 और 1 9 गया, 6 और 1 7 आया, है ना, यहाँ 8 आया और यहाँ 5, तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 8, 8 8 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 आया। तो फाइनल आंसर का डिजिटल सम 1 आना चाहिए। 5 और 1 6 नहीं आ रहा। देखो जी 9 गया, 6 4 10, इसका भी नहीं आ रहा। इसका देखते हैं, 7 2 9 6 4 10 1 आ गया, तो ऑप्शन डी आंसर है। यानी मैंने इस सवाल को डिजिटल सम से कैलकुलेट कर दिया, तो आंसर आएगा 72 640 है। लेकिन 6 4 10, लेकिन आंसर नहीं आएगा भाई ये, यानी सवाल के ऑप्शन में ही मिस्टेक है, या हमने कैलकुलेशन में गलत किया है। 8 1 9 6 1 7, 5 निकालना है, 1 आएगा भाई। बस एक बार कैलकुलेट करते हैं यार, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। गुना करते हैं भाई, 5 8 40, 0 तो 1 आया, 4 से गुना करेंगे, 4 6 24, ठीक है। फिर 4 एकम 4 और 2 6, बिल्कुल ठीक है। 4 8 32 का 2 हासिल, ठीक है। 4 एकम 4 3 7, 72 400 640 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक। कह रहा है ए पुट्स ₹375 मोर इन ए बिजनेस देन बी। कहता है ए एक बिजनेस में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाता है, यानी इनकी कैपिटल का डिफरेंस रखा है 375 रुपए। ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ वाइल बी इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ। कहता है ए जो पैसा इन्वेस्ट करता है, ए जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो मेरे प्यारे बच्चों इन्वेस्ट करता है 8 महीने के लिए, जबकि बी जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो 4 महीने के लिए। यानी ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2:1 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है। ये है मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब कह रहा है इफ द शेयर ऑफ ए इज 75 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। कहता है ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, कितने का टोटल प्रॉफिट हुआ है? 125 रुपए का। इस 125 रुपए के टोटल प्रॉफिट में सवाल में कह रहा है कि भैया ए का जो हिस्सा है वो बी से 75 रुपए ज्यादा है। यानी बी का प्रॉफिट अगर एक्स है तो ए का जो प्रॉफिट होगा वो 75 ज्यादा होगा, यानी एक्स प्लस 75 होगा। कहता है कि 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो जोड़ेंगे तो एक्स और एक्स 2x, 125 में 75 गया 50, तो एक्स की वैल्यू आई 25। इसका मतलब बी का प्रॉफिट में हिस्सा 25 है, तो ए का 25 75 100, 25 कम 25 25 चौक 100। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है वो है 4:1। भाई बड़ी सीधी सीधी सी बात है। सवाल में कहा कि भाई 125 रुपए के टोटल प्रॉफिट में ए का हिस्सा बी से 75 ज्यादा है, तो अगर बी का प्रॉफिट में हिस्सा एक्स है तो ए का एक्स प्लस 75 होगा, तो ये एक्स एक्स प्लस 75 सोल्व किया तो ये 25 है, तो ये 75 जमा 25 100 होगा, रेशियो आ गया। अब हमें निकालना है जी कैपिटल का रेशियो। कैपिटल का रेशियो क्या होगा साहब? प्रॉफिट अपॉन टाइम। आओ जी, अब आइए मेरे बाबू और मेरी बात समझिए। अगर आप इतनी बात समझ गए तो मेरे भैया एक बात बताओ, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करोगे ना टाइम करोगे, तो 4 के बटे 2 करोगे तो आएगा 2, और मेरे बच्चे या मैं लिख के दिखाता हूँ 4/2, और यहाँ आया 1/1। कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल का रेशियो आएगा 2:1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए की कैपिटल अगर 2 यूनिट है तो बी की कैपिटल होगी 1 यूनिट। तो दोनों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट की होगी, उसमें डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि इनकी कैपिटल में जो डिफरेंस है वो 375 रुपए, यानी ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 375 रुपए। ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए, तो सवाल में कह रहा है ए की पूंजी बताओ, तो भाई ए की पूंजी थी 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 375, तो 2 यूनिट कितना होगा? 2 गुना 375 रुपए। तो गुना करोगे 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 1 7, 750 रुपए। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी की जो ए की जो पूंजी पूछी उसने इस सवाल में, उसका अर्थ हुआ कि भाई उसने 750 रुपए इन्वेस्ट किए। अरे बच्चे टाइप 3 पे हम आते हैं। टाइप 3 में है क्या? 2-3 चीजें होंगी। पहला तो प्रॉफिट बांटते वक्त कोई ना कोई पंगा होगा कि भाई इतना % प्रॉफिट हम इक्वली बांटेंगे, बाकी प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे, या हम इतना पैसा डोनेट करेंगे, बाकी बचे हुए पैसे को हम ऐसे बांटेंगे। और तीसरा इसके अंदर जो केस आएगा शामिल होकर, वो आएगा टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा जो तीसरा हिस्सा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं टाइप ऑफ पार्टनर पे, साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के प्रकार, साझेदारों के प्रकार।
क्या होते हैं जी साझेदार, टाइप ऑफ पार्टनर। बेसिक बताते हो तो मैंने इसको छोड़ा था कि अब बताऊंगा, तो टाइप 3 में ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों। साझेदार मुख्यतः दो तरीके से होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर, और एक्टिव को ही हम वर्किंग पार्टनर कहते हैं, वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। हिंदी में से हम कहते हैं क्रियाशील साझेदार, क्रियाशील साझेदार, क्रियाशील साझेदार। और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्लीपिंग पार्टनर, जिसे हम बोलते हैं गैर क्रियाशील साझेदार। अबे हट भाई, गैर क्रियाशील साझेदार, गैर क्रियाशील साझेदार। कहानी क्या है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। ऐसे पार्टनर जो अपने आप में वर्किंग है, एक्टिव है, वो हमारे एक्टिव या वर्किंग पार्टनर कहलाते हैं। मतलब ऐसे पार्टनर जो मनी भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और वर्क भी करते हैं, ऐसे साझेदारों को मेरे प्यारे बच्चों हम एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर कहते हैं। वहीं ऐसे पार्टनर जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे साझेदारों को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। यानी पैसा लगाया और बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर। ऐसे आदमी जिन्होंने पैसा भी लगाया और काम भी किया, ये वर्किंग पार्टनर कहलाते हैं। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो पैसा लगा रहे हैं, इस वजह से प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं, प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं। यानी स्लीपिंग पार्टनर हो या वर्किंग पार्टनर हो, दोनों को ही जिस हिसाब से उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर वर्किंग पार्टनर है और वो काम कर रहा है, तो काम के बदले वो कुछ पैसा लेता है, काम के बदले कुछ लेगा। क्या लेगा वो सवाल की कंडीशन में दे रखा होगा। वो सैलरी ले सकता है, प्रॉफिट बढ़ा के ले सकता है, या कुछ और चीज मांग सकता है, क्योंकि वो बिजनेस में पैसे के साथ साथ काम भी कर रहा है। तो जो भी कुछ कर रहा होगा या जो भी उसकी डिमांड होगी, वो सवाल में अपने आप ऑटोमेटिकली दे रखी होगी और उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं टाइप ऑफ पार्टनर, साझेदार। पहले बेसिक सवाल उठा रहा हूं, पढ़िए फिर आगे बात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो 3:2। कहता भाई ए और बी ने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 3:2 में लगाया, 3:2 में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है जी। और ये डिसाइड किया कि भाई जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट होगा उसका 5% हम बांट देंगे डोनेशन के नाम पे। ये भी बात सही है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई रेस्ट जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल के अनुसार में बांट देंगे, तो ए को इतना पैसा मिला है, तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। पहला तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका ये कि भाई ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है, 8,550, और ए और बी ने कैपिटल किस रेशियो में इन्वेस्ट की, 3:2 में। तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि अगर कैपिटल का रेशियो 3:2 है, तो मतलब ए ने अगर 3 यूनिट कैपिटल इन्वेस्ट की है तो बी ने 2 यूनिट, तो ए का प्रॉफिट में 3 यूनिट हिस्सा होगा तो बी का 2 यूनिट हिस्सा। तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8,550 को, तो 1 यूनिट इतना, तो टोटल कैपिटल कितनी बनी ना, टोटल प्रॉफिट 3 और 2 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये आया मेरे प्यारे बच्चों आपका टोटल प्रॉफिट, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। हाँ जी, लेकिन सवाल में कह रहा है कि जी जो ये टोटल प्रॉफिट आया है, ये तो तब आया है जब 5% डोनेट कर दिया तब। तो 5% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 1/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि भाई टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट जो है वो अगर 5 यूनिट है, तो जो डोनेशन है वो 5% की फ्रैक्शन 1/20 माफ करिए। अगर टोटल प्रॉफिट 20 यूनिट है तो डोनेशन 1 यूनिट की है, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना होना है साहब, तो डिस्ट्रीब्यूट होना है भैया कितना, 20 में से गया 19 यूनिट। तो 19 यूनिट प्रॉफिट को 3:2 में बांटा जाएगा। तो ए का हिस्सा 3, बी का 2, तो 3 यूनिट इतना, 1 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू इतनी। तो मेरे प्यारे बच्चों सच मायने में देखोगे तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतने प्रॉफिट को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 19। तो कह रहा है बताओ भाई 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों 20 से गुना। हाँ जी, 19 से काटते हैं, 19 30 19 चौक 76, बचा कितना 9, 19 5 95 0। अब 3 से काटेंगे 15, अब 15 दूनी 30, 3,000, 3,000 को 5 से गुना करेंगे तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट आएगा 15,000। टोटल प्रॉफिट जो था वो था मेरे भाई 15,000। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसी चीज को दूसरे तरीके से समझेंगे कि पेपर में ऐसे सवालों को कैसे करना है। आप सीधा सीधा ये लिखा करो कि भाई टोटल प्रॉफिट जो है वो है 20 यूनिट, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन 1/20। जो डोनेशन है, जो डोनेशन है यानी जो दान है वो है 1 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, 19 यूनिट। और एक्चुअल में हमने जो प्रॉफिट बांटना है वो ए और बी में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, 3:2, 3:2, क्योंकि ए और बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो 3:2 में इन्वेस्ट की। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब एक बात हमेशा के लिए नोटिस करिएगा, क्या, अगर मेरे प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 19 है, तो हमने मान लिया भाई टोटल प्रॉफिट 20, तो एक की डोनेशन 19 बटेगा, तो 19 यूनिट को जब बांटोगे 3:2 में, 3:2 में मेरे भाई, तो ये आएगा 19 गुना 3/5,
आप कहेंगे हाँ। तो ये आएगा डोनेशन के बाद ए को बटने वाला प्रॉफिट, और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल प्रॉफिट 8,550 को। तो आप देखेंगे ये फ्रैक्शन में आ गया। तो इस फ्रैक्शन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, क्या उपाय होता है? तो उपाय ये रहता है कि ये 5 से कटना चाहिए, यानी ये प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जो 3 और 2 5 से कट जाए। तो करा क्या करो, आंख बंद करके एक सिंपल काम, ये एक दो सॉल्व समझ में आएगा कि 3 और 2 का जोड़ 5, या तो इसे 5 बना दो, नहीं तो 5 का मल्टीपल बना दो। 5 से इधर भी गुना, 5 से इधर भी गुना, 5 से इधर भी। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 100 यूनिट है तो डोनेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा 95 यूनिट। तो 95 यूनिट को अगर हम बांटेंगे A/B के रेशियो में, 95 यूनिट को बांटेंगे A/B के रेशियो में 3:2 में मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो 3 और 2 5, 5 यूनिट 95, 1 यूनिट 19, तो 3 यूनिट 57, यानी ए का प्रॉफिट में हिस्सा 57 यूनिट आएगा और बी का प्रॉफिट में हिस्सा 19 दूनी 38 यूनिट आएगा। जबकि सवाल में कह रहा है 57 यूनिट नहीं है टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 8,550, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 57, टोटल प्रॉफिट पूछा, टोटल प्रॉफिट था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना करोगे मेरे बच्चे तो 15 से कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 15,000, यानी टोटल प्रॉफिट 15,000। ये इस तरीके के सवालों को करने का बेहतरीन तरीका है, लेकिन इस सवाल में आपको ये लगा होगा कितना अच्छा नहीं है, लेकिन अगले में बढ़िया आएगा। समझो, ए और बी है, इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया 3:7 में, होगा यानी 2/5, यानी मेरे प्यारे बच्चों का टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है, तो इसमें से री इन्वेस्ट जो होगा वो होगा 2 यूनिट, तो डिवाइडेड कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 यूनिट डिवाइड, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो 3 और 7 10, तो 10 से इधर भी गुना करेंगे तो 30 बनेगा, 10 से इधर गुना करेंगे 20 50, यानी टोटल प्रॉफिट 50 यूनिट, तो 20 यूनिट री इन्वेस्टेड और 30 यूनिट बटेगा। तो 30 यूनिट को जब 3 साथ में बांटेंगे मेरे बच्चे, तो 3 और 7 10, 10 30 3 3, तो ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा 9 यूनिट, ए का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 9। अब कहानी को आगे ले चलते हैं, अब आगे, अब मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट हमें दे कितना रखा है 60,000, तो 50 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 50, 0 से 0, 12 पंजे 60, 1200, 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 9 यूनिट की वैल्यू 12 नहीं में 108, 10,800। तो ऑप्शन मेरे पीछे सवाल में कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। कहता है ए और बी ने 50,000 रुपए और 20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया है। तो भैया 50,000 रुपए लगाकर और 20,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, तो हम यहां से एक मोटा मोटी बात समझ सकते हैं कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 5:2 के रेशियो में इन्वेस्ट किया, 5:2 में इन्वेस्ट किया, और कहता है कुल लाभ का 20% ये अपनी सैलरी के रूप में ले रहे हैं, कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेते हैं। 5:2 के अनुपात में पैसा निवेशित किया, कहता है कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में ले रहे हैं, 20% की फ्रैक्शन हुई मेरे बच्चे 1/5, यानी टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट हुआ तो जो सैलरी होगी वो 1 यूनिट होगी, तो डिवाइडेड कितना होगा, तो होगा 4 यूनिट, यानी अगर 5 यूनिट प्रॉफिट हुआ तो उसमें 1 यूनिट तो मेरे बच्चे इसकी सैलरी होगी, बाकी 4 यूनिट बांटा जाएगा। तो 4 यूनिट बांटा जाएगा किस अनुपात में मेरे बच्चे, 5:2 में। ये बात समझाई थी कि 5 और 2 7, या तो इसे 7 बना दो या 7 का मल्टीपल, तो क्या करें, 7 तो बन नहीं सकता, तो 7 का मल्टीपल बना दिया, यानी टोटल प्रॉफिट हुआ 35 यूनिट, सैलरी हो गई 7 यूनिट, डिवाइडेड प्रॉफिट हो गया 28 यूनिट। तो 28 को 5 2 में बांटोगे, 5 और 2 7, 7 चौक 28, 4 5 20, तो 20 यूनिट हुआ ए का प्रॉफिट में हिस्सा और 4 दूनी 8 यूनिट हुआ बी का। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों के प्रॉफिट में जो हिस्सा है इसका 20 यूनिट हुआ और इसका 8 यूनिट हुआ। जबकि सवाल में अगली लाइन में ये कह रहा है कि भैया इस प्रकार से ए और बी को जो पैसे मिले उसमें 38,000 का डिफरेंस है। यदि इस प्रकार से ए और बी को 38,000 रुपए ज्यादा मिले, यानी ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ए को प्रॉफिट के रूप में कितना मिला 20 और ए को सैलरी के रूप में कितना मिला है 7, तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस से ए की टोटल रिसीविंग कितनी हुई 27 यूनिट, बिजनेस से ए की रिसीविंग कितनी हुई 27 यूनिट और बी की रिसीविंग कितनी हुई 8 यूनिट, तो टोटल अर्निंग डिफरेंस कितना है, 27 में से 8 गया 19 यूनिट, 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 38,000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, यानी मेरे बच्चे इसका प्रॉफिट में हिस्सा 20 था, 7 सैलरी मिली थी, इसको रिसीविंग 27 हुई, इसको 8, डिफरेंस आया 19 यूनिट, 19 यूनिट 38,000, 1 यूनिट 2,000। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट बताइए, तो टोटल प्रॉफिट था 35 यूनिट, तो 35 गुना 2,000, 70,000 मेरा राइट आंसर, यानी कुल मिला के जो लाभ था मेरे प्यारे बच्चों क्या था 70,000। इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 4:5:7, सी इज ए स्लीपिंग पार्टनर, कहता है सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, so his share of profit will be half of what it would have been if he were a working partner। तो कहता है उसका लाभ का हिस्सा उतना ही होता, मतलब जितना उसका लाभ का हिस्सा जब वो वर्किंग पार्टनर होता जितना होता उसका आधा है, हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। अब मेरे बच्चे हिंदी में इस बात को समझना, फिर इस लैंग्वेज को तोड़ के समझाऊंगा। कहता है सी स्लीपिंग साझेदार है। मेरे प्यारे बच्चों पहले इतनी बात पे आते हैं, भाई 3 पार्टनर है ए बी सी, सवाल में केवल इसके बारे में बोला है कि स्लीपिंग पार्टनर है, कि सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि भाई सी स्लीपिंग पार्टनर है, तो इस बात का इनडायरेक्ट वे में अर्थ ये निकल गया कि भाई ए और बी दोनों ही वर्किंग पार्टनर है, ए और बी दोनों ही वर्किंग पार्टनर है, पहली चीज।
तो पहला जो आउटकम निकल के आया वो ये कि ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर, ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर। ठीक है जी। सवाल में कह रहा है कि भाई सी स्लीपिंग पार्टनर है। अगर सी स्लीपिंग पार्टनर है तो इस बात का मतलब हुआ कि ए और बी वर्किंग पार्टनर रहे होंगे। अगली लाइन में कह रहा है कि भाई उसके लाभ का हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। तो सी का जो हिस्सा होगा ना, वो उसके लाभ का हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता। यानी जितना वो जब वर्किंग पार्टनर होता तब जितना मतलब लाभ लेता, उससे आधा लाभ अब वो लेगा। यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों सी वर्किंग पार्टनर होता तो उस समय अगर वो प्रॉफिट के रूप में 10 रुपए ले रहा है तो स्लीपिंग पार्टनर के रूप में फिर वो 5 रुपए लेगा। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा है। तो कह रहा है भाई 36,000 रुपए का लाभ हुआ है, जिसमें से 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देते हैं, तो बी का हिस्सा याद करो। यानी 36,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 36,000 रुपए के प्रॉफिट में से 25% यानी 1/4 हिस्सा यानी 9,000 रुपया दोबारा इन्वेस्ट हो गया। तो जो प्रॉफिट बांटना है वो कितना बचा? 27,000। यानी एक स्टेटमेंट यहां से ये भी निकल पाई कि प्रॉफिट डिवाइड, कि भाई जो लाभ बटेगा, जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो कितना है साहब? तो सर वो है 27,000 रुपए। यानी 27,000 रुपए का लाभ आपस में बांटा जाएगा, क्योंकि 36,000 में से 9,000 तो री इन्वेस्ट हो गए, तो मेरे बच्चे 27,000 का लाभ दोबारा बांटा जाएगा। अब अगली लाइन में आता है, तो कहता है बताओ बी को कितनी राशि मिलेगी। तो आपको बताना है कि 27,000 रुपए में बी का हिस्सा क्या होगा। शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी बताना है क्या होगा 27,000। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, भाई ये बताओ सवाल में ए बी और सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर है। अगर तीनों पार्टनर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा जाए तो आप कहेंगे 4:5:7। मतलब इसने 4 रुपए इन्वेस्ट किया तो इसने 5, तो इसने 7। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे स्लीपिंग पार्टनर होते, ये सारे के सारे स्लीपिंग पार्टनर होते, तो ये अपने प्रॉफिट को भी इसी रेशियो में बांट रहे होते, 4:5:7 में, क्योंकि सारे स्लीपिंग है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये चारों के चारों वर्किंग होते, अगर ये चारों के चारों वर्किंग होते, अगर चारों के चारों वर्किंग होते तो भी मेरे प्यारे बच्चों इसी रेशियो में बांट रहे होते, 4:5:7 में। आपने कहा ठीक है। अगर चारों के चारों मतलब तीनों के तीनों स्लीपिंग होते तब भी इसी रेशियो में बांटते, तीनों के तीनों वर्किंग होते तब भी इसी रेशियो में बांटते, क्योंकि तीनों वर्किंग है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में वो ये कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों तो है वर्किंग पार्टनर, लेकिन सी है स्लीपिंग पार्टनर। तो इस वजह से सी को प्रॉफिट में उतना हिस्सा मिल रहा है जितना वो वर्किंग पार्टनर होता उसका आधा। तो भाई अगर ए बी और सी तीनों वर्किंग पार्टनर होते तो ए को 4 मिलता, बी को 5 मिलता और सी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलता 7 का। लेकिन एक्चुअल में सवाल में कह रहा है कि सी वर्किंग पार्टनर है ही नहीं, तो वर्किंग पार्टनर होते हुए उसे जितना प्रॉफिट मिलता अब उसका आधा मिलेगा, यानी 7/2 रुपए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों अरिथमेटिक में बहुत बार लैंग्वेज क्लियर नहीं होती तो उसका क्लियर सेंस निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है ना। तो अब भैया 2 से सबको गुना करो क्योंकि रेशियो का नियम है। भाई ए वर्किंग है तो 4 मिलेगा, बी वर्किंग है तो 5, सी वर्किंग होता तो 7 मिलता, लेकिन सी स्लीपिंग तो इसका आधा मिला, तो 2 से गुना करेंगे तो 8, 2×5=10:7। यानी एक्चुअल में इनमें जो प्रॉफिट बांटा गया है वो बांटा गया 8:10:7 में। तो 8 और 10 18, 18 और 7 10 7 17 और 18 25। तो भैया 25 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्रॉफिट को जो बांटा गया, दैट इज 27,000। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 25। सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई फिर ये बताओ बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा है 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू बतानी क्या होगी। देखो भैया 5 दूनी 10, 5×5 25, 5 से काटोगे 5 5 25, 5 चौक 20, 5400, 5400 दूनी 10,800। इसका मतलब ये हुआ कि बी को प्रॉफिट में जो हिस्सा मिला है वो 10,800 का मिला है। 27,000 का जो प्रॉफिट बांटा गया है उसमें मेरे प्यारे बच्चों 10,800 रुपए बेसिकली बी को मिला। अब एक बार कमेंट करके सारे बच्चे बताएं कितने बच्चे सवाल को समझ गए। बहुत बढ़िया सवाल था लैंग्वेज के हिसाब से। अब रेंट पे जैसे प्रॉफिट होता है वैसे ही रेंट होता है। प्रॉफिट किस हिसाब से निकलता है? प्रॉफिट निकलता है मेरे बच्चे कितना कैपिटल है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। रेंट निकलता है कितना यूसेज है और कितने टाइम के लिए। जैसे मैं आपको ये कहूं कि मेरे बच्चे मान लीजिए ये कोई आम है का पेड़ है, आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है जी। इस आम के पेड़ पे 1,000 आम लग रहे हैं, 1,000 आम लग रहे हैं। ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी दो पार्टनर थे, दोनों ने इस पेड़ को किराए पर ले लिया, दोनों ने इस पेड़ को किराए पर ले लिया। कितने में लिया किराए पे जी? दोनों ने 1,000 रुपए में किराए पे ले लिया, 1,000 रुपए किराए पे ले लिया। फिर क्या हुआ साहब? अब हुआ क्या कि भाई ये बताओ कि 1,000 रुपए किराए पे इसको लिया है, तो इस 1,000 रुपए को जब राम ए और बी जब बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे, मेरा सवाल है कि भाई इस 1,000 रुपए को जो बांटा जाएगा ए और बी में किस अनुपात में बांटा जाएगा, ये मेरा सवाल है। तो आप कहेंगे सर ए और बी को किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो सर 1:1 में बांट लेते हैं, भाई बराबर बराबर दे देंगे। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि मान लो ए ने 10 ही आम तोड़े और बी तोड़ गया 990 आम, तो फिर हम 1:1 में कैसे बांटे। तो यहां से एक बात क्लियर रखिएगा कि रेंट जो बांटा जाता है वो हमेशा ही प्रयोग के हिसाब से बांटा जाता है। किसने कोई चीज कितने समय के लिए प्रयोग की है उतने ही हिसाब से किराया बांटा जाएगा। मान लीजिए कोई कमरा है, दो दोस्तों ने मिलकर किराए पे लिया, एक दोस्त तो रहा 29 दिन और एक दोस्त आया केवल एक ही दिन के लिए रहने, तो क्या बराबर देंगे? नहीं। जिसने जितने समय के लिए प्रयोग किया या जितना प्रयोग किया उस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रेंट का भुगतान करना होता है। अब इसी पे सवाल है, पहला सवाल नजर पेश कीजिए।
देखिए जी, सवाल में कह रहा है ए बी सी ने एक चारागाह किराए पर लिया है। ए बी और सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। कहता है ए ने 10 बैल इस्तेमाल किए और 7 महीने के लिए, बी ने भैया 12 बैल इस्तेमाल किए 5 महीने के लिए, और सी ने 15 बैल इस्तेमाल किए 3 महीने के लिए। ये तो है मेरे बच्चे प्रयोग, और ये है समय। कि भाई 10 बैल 7 महीने के लिए इस्तेमाल किए, तो भैया इसका मतलब इसने यूज कर लिया 70 हिस्सा। इसने 12 बैल 5 महीने के लिए यूज किया, इसने 60 हिस्सा कर लिया। और मेरे बच्चे इसने 15 बैल 3 महीने के लिए 45 हिस्सा यूज कर लिया। 5 से काटेंगे 14, 5 12, 5 नहीं 45। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि इन्होंने जो पैसा बांटा होगा किराए का, वो इस प्रयोग के अनुपात में बांटा होगा 14:12:9। अब कहता है कि अगर 175 रुपए टोटल किराया है, तो बताओ सी का किराया कितना है। तो जोड़ेंगे तो 14 और 12 26, 26 और 9 35। तो 35 यूनिट हुआ भाई टोटल किराया, जबकि एक्चुअल में 35 यूनिट नहीं रखा 175 रुपए। तो 35 यूनिट 175, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 5 रुपए। तो 1 यूनिट 5, तो कह रहा सी ने कितना किराया दिया 9 यूनिट, तो 9 5 45। तो सी का किराया होगा मेरे बच्चे 45। इस 3/2 मोर देन ए, यानी कहता है ए से 3/2 अधिक, ए से 3/2 गुना ज्यादा। तो मतलब ए से, तो ए यानी अगर 2 रुपए दे रहा है तो बी 3 ज्यादा। मतलब ए अगर किराए के रूप में 2 रुपए दे रहा है तो बी दे रहा होगा 3 ज्यादा, मतलब 5। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों इनके किराए का अनुपात। ऐसा सवाल कर रहा है। अब भैया ये बताओ, 100 गाय 8 महीने के लिए 800 की, एक्स गाय 2 महीने के लिए 2x की। ये तो आ गया इनका रेंट का रेशियो, निकालोगे तो कितना आएगा 400 अनुपात x, यानी 400/x। जबकि एक्चुअल में रेंट का जो रेशियो दे रहा है ए बी का वो 2:5। तो 2 से काटोगे 200 और 5 से गुना करेंगे तो आएगा 1000। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी को 1000 गायें यहाँ पे रखनी होगी। बी को कितनी गायें रखनी होंगी मेरे प्यारे बच्चों, 1000 गायें रखनी होंगी, है ना। लॉजिकल कुछ क्वेश्चन होंगे जो रेशियो पे बेस्ड होंगे, यानी रेशियो का कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लगेगा और उसके आधार पर आप इन सवालों को सोल्व करेंगे। तो अब मेरे प्यारे बच्चों हम इन्हीं सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए, ठीक है जी। एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है, वह शेष लाभ बी और सी बराबर बांट लेते हैं। जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो ए की आय 450 रुपए बढ़ जाती है। बी व सी प्रत्येक की गई पूंजी ज्ञात करिए। कहता है ए बी व सी 3 साझेदार हैं, ए कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी 3 साझेदार है ना। और सवाल में यही कह रहा है कि ये तीनों जो साझेदार हैं ये अपने प्रॉफिट का बंटवारा करता है। A, B and C are 3 partners. A receive 5/8 part of total profit and remaining profit is received by B and C equally. कहता है शेष लाभ को B और C बराबर बराबर बांट लेते हैं। A's income is increasing by ₹450 when the profit rises from 4% to 9%. Find the capital invested by B and C. तो कह रहा है B और C ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की। पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों, जब तक सवाल में टाइम का जिक्र ना हो, कुछ भी ना दे रखा हो, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि प्रॉफिट उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में कैपिटल है। पहली चीज, सवाल कह रहा है कि भाई ए को टोटल प्रॉफिट का 5/8वां हिस्सा मिलेगा और बाकी जो प्रॉफिट बच गया उसको बी और सी इक्वली बांटेंगे। कह रहा है जी जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें ए को 5/8वां हिस्सा मिलेगा, बाकी 3/8वां हिस्से को बी और सी बराबर बराबर बांट लेंगे। कहता है जब प्रॉफिट 4% से बढ़ के 9% हो जाता है, मतलब यानी पहले प्रॉफिट 4% होता था, अब प्रॉफिट हो गया 9%। तो मान लेते हैं कि भाई टोटल कैपिटल है कुछ, टोटल कैपिटल है कुछ, मान लीजिए मेरे बच्चे टोटल कैपिटल 100 यूनिट है, मान लीजिए। अब 100 यूनिट का प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो आपने कहा जी 4%। तो 100 यूनिट का 4% प्रॉफिट कितना है 4, यानी पहले प्रॉफिट होता था 4, अब प्रॉफिट हो गया 9%, तो कैपिटल का 9% प्रॉफिट हो गया 9। और सवाल यही कह रहा है वो कि भैया जितना भी प्रॉफिट होता था उसमें ए का हिस्सा 5/8 था। टोटल प्रॉफिट कितना 4, तो 4 का 5/8, यानी इसका मतलब ए का प्रॉफिट में हिस्सा रहता शुरुआत में 20/8, यानी अगर टोटल प्रॉफिट 4 यूनिट था तो उसमें से 20/8 प्रॉफिट ले जा रहा था ए। बाद में क्या हुआ, बाद में प्रॉफिट 4 से 9 हो गया और अब ए का हिस्सा फिर 5/8 ही रहेगा, क्योंकि ए तो हर बार में हर हाल में टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा लेगा। तो ए अब कितना ले रहा है 9 का 5/8 हिस्सा, 9 5 45/8। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए ए पहले कितना प्रॉफिट कमा रहा था 20/8 यूनिट, अब कितना प्रॉफिट कमा रहा है 45/8। तो भैया प्रॉफिट बढ़ाया घटा, बढ़ा जी। और यही तो सवाल में कह रहा है कि 4 से जब 9 हुआ तो ए की जो इनकम है वो 450 रुपए बढ़ गई, ए की इनकम 450 रुपए बढ़ गई, ए की इनकम मेरे प्यारे बच्चों 450 रुपए बढ़ गई है। तो भैया ए का प्रॉफिट पहले था 45/8, तो 45/8 और 20/8, भाई पहले इतना था अब इतना है, तो कितना इंक्रीज हो गया 25/8 यूनिट बढ़ गया प्रॉफिट। और ये 25/8 यूनिट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 450 रुपए को। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 450/25/8 मिनट के ऊपर। अब मेरे बच्चे इसे काटोगे, काटो तो काटो ना छोड़ दो यहाँ, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी। अच्छा आप चाहे ना तो ये 25/8 निकालना है कि भाई ए की इनकम कितनी बढ़ी, ये बात आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि भाई ए तो हर प्रॉफिट में 5/8 हिस्सा लेगा। तो अगर पहले प्रॉफिट 4 था अब प्रॉफिट 9 हो गया तो प्रॉफिट बढ़ा कितना 5, तो जो 5 यूनिट प्रॉफिट बढ़ा है इस 5 का भी तो 5/8 हिस्सा बढ़ेगा, भाई 5 का भी तो 5/8 हिस्सा बढ़ेगा, तो 25/8 प्रॉफिट बढ़ गया। तो हम सीधा सीधा भी ये बात लिख सकते थे, इतना कैलकुलेशन ना करें। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरा टोटल प्रॉफिट
कैलकुलेट हो के मुझे पता चल गया कि बाबू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 450 गुना 8/25। तो भैया टोटल कैपिटल कितनी मानी थी 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 100 गुना 450 गुना 8/25। ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों टोटल कैपिटल, ये आएगी टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे हमें सवाल ने कहा कि भाई जो भी टोटल कैपिटल है उसमें 5/8वां हिस्सा ए का है और बाकी 3/8वां हिस्सा बी और सी दोनों का मिला के। आप कहें जी तो दे ही नहीं रखा, तो उसने तो कहा था प्रॉफिट में हिस्सा। मेरे बच्चे मैंने ये भी तो कहा कि जब सवाल में टाइम ना दे रखा हो तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही कैपिटल का होगा, जो कैपिटल का होगा वही प्रॉफिट का होगा। तो अगर प्रॉफिट में 3/8वां हिस्सा है बी प्लस सी का और बी और सी दोनों बराबर है तो टोटल कैपिटल में भी 3/8वां हिस्सा होगा बी और सी का टोटल। तो 8 से 8 गया 25 चौक 100, 4 3 12 0, 12 5 60, 12 चौक 48 और 6 54। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि बी प्लस सी की टोटल जो अर्निंग होगी वो 5400 रुपये होगी, बिल्कुल होगी। बी प्लस सी की अर्निंग होगी 5400। अगर बी और सी की अर्निंग 5400 रुपये है तो उस 5400 में बी का हिस्सा 2700 होगा और सी का हिस्सा भी 2700 होगा। क्यों भाई? क्योंकि सर सवाल ने खुद ही तो कहा है कि बी और सी दोनों इक्वल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 2700 रुपये इसने लगाया होगा, 2700 इसने लगाया होगा, सिंपल। ये मेरे सवाल का उत्तर हुआ। तो जबरदस्त सवाल है। कहता है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड 35,000 एंड डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। कहता है भैया ए और बी दो साझेदार हैं, उन्होंने 25,000 और 35,000 रुपये लगाए हैं, यानी रेशियो लेंगे तो 5 5 25 और 5 7 35, 5:7 में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है और ये डिसाइड भी कर लिया कि भैया हम जो प्रॉफिट आएगा उसको बांटेंगे कैपिटल के रेशियो में। इंग्लिश में बाबू यही कह रहा है कि भैया 25,000 और 35,000 रुपये लगा के उन्होंने बिजनेस किया और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। कौन कौन? ए और बी। मतलब ए और बी दोनों ने डिसाइड किया कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसे 5:7 में बांटें। यानी अगर टोटल प्रॉफिट 12 यूनिट है, अगर टोटल है तो उसमें ए का हिस्सा 5 रुपए होगा, तो बी का मतलब यूनिट है तो 5 यूनिट 7 यूनिट। अब अगली लाइन में कह रहा है परंतु यानी बट सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा शामिल किया। कहता सी शर्त पे बिजनेस में शामिल हुआ कि भाई हम लाभ को बराबर बराबर बांटें। अच्छा जी, सी आ गया जी बिजनेस में, उसने कहा भैया जो भी प्रॉफिट हुआ है ना उसको बांट दो बराबर हिस्सों में। तो ए और बी ने कहा क्यों बांट दे बराबर हिस्सों में? तू कौन खामेगा? मतलब पैसा मैंने और ए ने और बी ने लगाया, हम प्रॉफिट बांट रहे थे 5:7 में, यानी 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तो 5 रुपए ए ले रहा था, 7 रुपए बी ले रहा था। अब तू कह रहा है कि इस 12 रुपए प्रॉफिट को या 12 यूनिट प्रॉफिट को 1:1:1 में बांट दें। मतलब तू ये कह रहा है कि भैया 4 यूनिट ए को मिलेगा, 4 यूनिट बी को मिलेगा और 4 ही यूनिट सी को मिलेगा। क्यों भाई? घर की दुकान है? तो सी ने कहा ना भाई दुकान नहीं, घर की बात ध्यान से सुन। क्या कहा? इसके लिए सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए। कहता भाई ऐसा करोगे तो ए और बी दोनों को तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारी दिक्कत का ही समाधान कर रहे हैं कि हम तुमको 2,20,000 रुपए दे रहे हैं। तो ज्ञात करो कि ए व बी ने इस राशि को किस अनुपात में बांटा। सवाल में ये कह रहा है कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली एंड फॉर व्हाट, यानी इस चीज के लिए सी गिव्स ₹2,20,000 टू ए एंड बी। तो ए और बी को 2,20,000 रुपए दे रहा है, बताओ ए और बी उस 2,20,000 को किस अनुपात में बांटेंगे? तो मूर्ख से मूर्ख बालक भी कहेगा कि भाई पहले ए को मिल रहा था कितना 5, अब ए को मिल रहा है 4, ए को कितने का लॉस हो रहा है 1 यूनिट, बी को मिल रहा था 7, अब मिल रहा है 4, कितने का लॉस हो रहा है 3 का। तो ए और बी को कुल मिला के जो ये लॉसेज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1:3 में, 1:3 में, 1:3 में। तो कुल मिला के जो ये लॉस की वैल्यू है 1 और 3 कितनी बनी मेरे बच्चे 4। तो टोटल लॉस 1 और 3 कितना हुआ 4। ये 4 यूनिट तो सी को मिला है, तो जो सी को मिला है वो ए और बी की जेब से गया है, तो ए और बी की जेब से किस अनुपात में गया 1:3। तो जिस अनुपात में इनको मेरे प्यारे बच्चों लॉस होगा उसी अनुपात में 2,20,000 को बांटेंगे, तो एक्चुअल में बांटेंगे 1:3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज आपका